आज क्लास 10th भूगोल का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जल संसाधन। इसके पहले वाले जो हम अध्याय पढ़े थे उसका नाम था वन्य एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में, ठीक ना। तो आज हम लोग ये जो ऑनलाइन हम लोग वीडियो जो पढ़ रहे हैं, ठीक ना, उसका ये 8वां भाग है और तीसरा जो अध्याय है जिसका नाम है जल संसाधन, ठीक ना। तो हम लोग आज जानेंगे जल संसाधन के बारे में। जल जीवन के लिए आवश्यक और बहुमूल्य संसाधन है, मतलब वास्तविक जो मानव के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आप भी सुने होंगे जल ही क्या है, जीवन है, ठीक ना। तो इसलिए जो जल संसाधन है वो मनुष्य के लिए एक बहुमूल्य संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, मतलब पृथ्वी जो है हमारी, ठीक ना, उसका 3 हिस्सा मतलब 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर हमारा क्या है, स्थल है, ठीक ना। तो ये है 3/4 भाग जल से क्या हुआ, घिरा है। प्रयोग में आने वाला स्वच्छ जल और लवणीय जल सतत प्रवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है। सतत मतलब नदियों का जो जल बहता हुआ जल है, ठीक ना, और भौम जल मतलब भूमि के अंदर जो पाए जाने वाले जल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं, ठीक ना। तो ये हमें अलवणीय जल है, स्वच्छ जल हैं जिन्हें हम पीने के रूप में उपयोग करते हैं और प्लस सिंचाई के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। वो दिया है जिनका पुनर्भरण एवं नवीकरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए सतत नदियों में जल कहाँ से आएगा, जब मान लीजिए वर्षा होगा तो वर्षा का पानी कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा। उसी तरह जब वर्षा होता है तो सर्वप्रथम क्या होता है, जो भूमि क्या करती है, पहले जल को सोखती है, जिसकी वजह से भूमि के जल का स्तर ऊपर उठता है, ठीक ना। तो इस तरह पुनर्भरण चक्र मतलब वह एक चक्र है जो चलता रहता है, ठीक ना। ऐसे मान लीजिए आप वाष्पीकरण की क्रिया पढ़े होंगे, ठीक ना। तो इस तरह क्रिया के द्वारा वो जल प्राप्त होता रहता है और वो एक तरह का चक्र है जो चलता रहता है, ठीक। आगे देखेंगे जल संसाधन का अर्थ। पृथ्वी के भूतल पर द्रव, ठोस एवं वाष्प के रूप में उपलब्ध जल को जल संसाधन कहते हैं। मतलब पृथ्वी के भूतल पर मतलब भूभाग पर, चाहे वो जल द्रव के रूप में हो, चाहे ठोस के रूप में हो, चाहे वाष्प के रूप में यदि जल उपलब्ध है तो उसी को हम लोग जल संसाधन कहते हैं, ठीक ना। समझ गए होंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध जल कुल जल में से 97.5% भाग समुद्रों के खारे पानी के रूप में है। मतलब पृथ्वी पर जितना जो जल है उसमें 97.5% भाग समुद्री जल है जो खारे के रूप में है, जिसका हम ना पीने का उपयोग कर सकते हैं ना सिंचाई के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, तथा 2.5% भाग मीठे पानी का है। मतलब जो हम पीने के रूप में या सिंचाई के रूप में हम जो इस्तेमाल करते हैं उसका जो प्रतिशत है कितना है, 2.5% है, ठीक ना, जो मीठा जल है। मीठे पानी का 2/3 भाग ग्लेशियर ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। मतलब जो 2.5 जो हम मीठे जल का उपयोग करते हैं उसका ग्लेशियर है और कितना है, ध्रुवीय बर्फ के रूप में वो जमा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत बर्फ की मोटी चादर है, ठीक ना। जबकि शेष दूषित जल धरातली जल के रूप में उपलब्ध है। मतलब जो भी बचा हुआ जो जल है वो सब क्या है, धरातल पर जो है वो सब है दूषित जल है, ठीक ना। जो नदियों में जैसे मान लीजिए लोग घरों के गंदे पानी या बड़े बड़े कारखाने हैं उनके उसमें पानी का उपयोग करते हैं, जिससे वैसे वो जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। अब देखेंगे जल की दुर्लभता और जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता। जल की क्या है, जल की दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। मतलब जो जल में कमी हो रही है उसको बचाना बहुत ही हमारे लिए क्या है, जरूरी है, ठीक ना। उसमें देखेंगे जल की दुर्लभता, जल की मांग की तुलना में जल की मात्रा का कम होना जल दुर्लभता कहलाता है। मतलब जल की मांग मतलब जितनी जल की मांग है उसकी तुलना में यदि जल कम है तो उसे हम जल दुर्लभता कहते हैं, ठीक ना। और इस जल की दुर्लभता की कमी क्या क्या है, ठीक ना। एक स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे, विशेषज्ञ, उन्होंने कहा, स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। यदि मान लीजिए 1000 से 1600 घन मीटर जल के बीच यदि उन्हें जल उपलब्ध नहीं होता है तो कहा जाता है कि जल की क्या है, कमी है। जल की कमी के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। मतलब जल की जो कमी हो रही है तो उसके उत्तरदायी कारक जो निम्नलिखित हैं उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से कारण हैं जो जल की कमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
जल का अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, और समाज के विभिन्न जो वर्ग के लोग हैं जिनमें जल का असमान वितरण है, ठीक ना। कुछ ऐसे जो धनिक लोग हैं जिनके वहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा है, वो जल का उपयोग भी ज़्यादा करते हैं, ठीक, जिससे जल की कमी होती चली जाती है। अत्यधिक जनसंख्या, मतलब पृथ्वी पर अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से जल की कमी होती चली जा रही है। कृषि सिंचाई में बड़ी मात्रा में उपयोग, मतलब कृषि सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में जल का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, जिससे जल की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण, ठीक ना, मतलब धीरे धीरे विभिन्न तरह के उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से शहरों के विकसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से जल की कमी होती चली जा रही है। जल प्रदूषण, ये बहुत बड़ा कारण है, जल प्रदूषण होने की वजह से जल में कमी दिखाई दे रही है। CSE 1999 के अनुसार बड़ी नदियों जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। मतलब जितनी भी जो नदियाँ दिखाई दे रही हैं उनका जल क्या है, शुद्ध नहीं है, वो सभी क्या है, दूषित हैं। और छोटी नदियाँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है। मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जहरीली धारा, उनका जो पानी है बिल्कुल गंदा हो गया, वो जहरीली हो गई हैं, ठीक ना, वो जहरीली धारा के रूप में वो बह रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, ठीक ना। तो इस तरह ये मुख्य है जो जल की कमी होने के क्या है, कारण है, ठीक। अब आगे देखेंगे बांध के बारे में। बांध क्या है, बांध बहते जल रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, ठीक ना। मतलब बहते जल, कह रहा है बहते जल रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा। मतलब यदि नदी का जल यदि बह रहा है, ठीक, तो उसे जल को रोकने या उसे दूसरे दिशा में बहाने या उस बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई जो बाधा होती है, उसी को हम लोग बांध के नाम से जानते हैं। आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाई जाती है। मतलब बड़े बड़े तालाब जो बनाए जाते हैं उसके चारों तरफ से तटबंध बांध बनाए जाते हैं, ठीक ना, और उनको भरण का कार्य किया जाता है, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग जल संसाधन का प्रबंधन। क्या देखेंगे, जल संसाधन का प्रबंधन के बारे में देखेंगे, ठीक ना। देखिए जल की कमी को कम करने के लिए प्राचीन समय में जल को अनेक प्रकार से संरक्षित किया जाता था। मतलब हमारे जो प्राचीन समय में जो जल संसाधन था, ठीक ना, उसको अनेक प्रकार से संरक्षित करने का कार्य किया जाता था, जो आधुनिक समय में भी जारी है। मतलब आज वर्तमान समय में भी लोग विभिन्न तरह के तकनीकी अपनाकर जल को संरक्षित कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात इस समस्या को कम करने के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को शुरू किया गया। मतलब हमारे देश में जो जल की विभिन्न तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उस समस्या को समाप्त करने के लिए हमारे देश में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विकास किया गया। बहुउद्देशीय का अर्थ होता है बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा। मतलब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। और ये नाम किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिया था। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। उनके अनुसार इन परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, ठीक, और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। मतलब यदि बहुउद्देशीय हम परियोजनाओं को विकसित कर रहे हैं तो उनके द्वारा हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य है, ठीक, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था और नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण और, ठीक ना, इस तरह की अर्थव्यवस्था पूरी रूप से समन्वित होगी, विकसित होंगी और वो उनके द्वारा विकास किया जाएगा। तो इस तरह था ये जल संसाधन का संरक्षण। उसके आगे हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, ठीक ना। बहुउद्देशीय परियोजना से बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। मतलब इसका नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मतलब नदियों पर यदि बांध बना देने से उससे बहुत से उद्देश्यों की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, ठीक ना। तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक, जरूर याद रखिए। इसी कारण इनका नाम बहुउद्देशीय परियोजना पड़ा। बहुउद्देशीय परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या है उनके निम्नलिखित जो उद्देश्य हैं, जिनमें पहला है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन।
मतलब बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिससे ऊर्जा आवश्यकताओं में 22% अपना भागीदारी क्या करता है, प्राप्त करता है। मृदा संरक्षण, ठीक ना, उससे मृदा का संरक्षण होता है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े तटबंध बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं और उन बांधों पर वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे मृदा का क्या होता है, संरक्षण होता है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर यदि बांध बना देने से, ठीक ना, बाढ़ नियंत्रित हो जाती है, उन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आता है। और वो जो बांध बनाया जाता है उसमें बहुत बड़ा एक तालाब बनाया जाता है, जलाशय बनाया जाता है, और वहाँ से नहरें निकालकर सिंचाई के साधन विकसित किए जाते हैं। वृक्षारोपण, जलाशयों के आसपास, अभी हमने बताया कि जो बहुत बड़ा जलाशय जो बांध बनाया जाता है उसके किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। मत्स्य पालन, उस बहुत बड़े जलाशय में मछली पालन का कार्य किया जाता है। जल परिवहन, वहाँ जल परिवहन का भी कार्य किया जाता है। उसके साथ साथ पर्यटन, नौकायन के तहत को बढ़ावा देना, मतलब वहाँ उस बड़े बड़े जलाशयों में पर्यटन के रूप में नौकाएँ चलाई जाती है, नाव चलाई जाती है, जिससे एक मनोरंजन का साधन वहाँ पर विकसित होता है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन। मतलब कुछ हमारे जो स्थानीय जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जब विकसित हो रही थी तो उन्होंने उसके विरुद्ध आंदोलन किया, ठीक ना, उनका भी जो था आंदोलन, उसके बारे में देखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध हुए आंदोलन पर्यावरण विस्थापन, पूर्ण आवास, आजीविका की समस्या को लेकर किए जाते थे, ठीक ना। मतलब वहाँ जो रहने वाले जो लोग थे उन्होंने पर्यावरण विस्थापन, मतलब वहाँ पर्यावरण का हास्य हो रहा था, ठीक ना, तो उसके लिए पुनर्वास, मतलब अपना आवास प्राप्त करने के लिए, अपने आजीविका की जो समस्या को लेकर उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया था। जिस तरह हमारे गुजरात में नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना विकसित किया गया था, ठीक ना, सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, के विरुद्ध में नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। मतलब गुजरात के लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। उस सरदार सरोवर बांध बना देने से वहाँ कई बीघा जमीन जलमग्न हो जा रही थी, वहाँ के लोगों का आवास वहाँ से समाप्त हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने, वहाँ के लोगों ने उसका क्या किया, विरोध किया। इसी प्रकार भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन। उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहंद घाटी परियोजना के विरुद्ध सार्वजनिक आंदोलन हुए थे। जैसे मान लीजिए जो भागीरथी नदी है उत्तराखंड में पड़ती है, टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने सामाजिक आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहंद बांध, सबसे भारत की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना है, इसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया, वहाँ पर सार्वजनिक आंदोलन शुरू किया था, ठीक ना। तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था। उसी तरह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागतों और लाभों को साझा करने के संबंध में अंतर्राज्यीय जल विवाद भी समस्या है। जैसे आप पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच वहाँ एक कावेरी नदी बहती, उसके जल को लेकर हमेशा उन दोनों राज्यों के बीच विवाद होता रहता है, ठीक ना। तो इस तरह की परियोजनाओं के द्वारा वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ विरोध हो रहा था, ठीक। तो ये वीडियो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले वाले जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन का संरक्षण, ठीक ना। तो इस तरह इस अगले वीडियो में हम लोग देखने को मिलेगा, ठीक। इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।